बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ जो है वो जीके और एजुकेशन दोनों का ही जो है वो 80% एजुकेशन और 20% जनरल नॉलेज पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करना है स्टार्ट किए हैं। उसमें मैंने पास्ट पेपर 1 आपके साथ शेयर कर दिया था। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनको जो है वो कंटिन्यू किया जाए। तो आज मैं आपके साथ पास्ट पेपर 2 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसमें एज़ यूजुअल एज इन प्रीवियस पेपर आई शेयर्ड 80 क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन एंड 20 क्वेश्चन जो थे वो जनरल नॉलेज के थे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द फिलॉसफी विच कंसर्न विद। हमें पता है कि डिडक्टिव मेथड या डिडक्टिव रीजनिंग जो है जिसमें हम हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, और इंडक्टिव है अगर इसके हम ऑपोजिट देखें तो उसमें हम हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रायर नॉलेज इज़ ए। प्रायर नॉलेज कौन सा होता है? प्रायर पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस करने से पहले जो हमारा आप कह लो कि नॉलेज होता है, ये जो चीज़ हमने अभी सीखी नहीं उससे पहले हमारे पास जो नॉलेज है वो प्रायर नॉलेज है, तो वो इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि अभी हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डिपेंड कर रहा है एक्सपीरियंस पे। ठीक हो गया, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है द मेथड ऑफ इंडक्शन इज़ कंसर्न्ड विद। ये देख लें, अब ऊपर था डिडक्टिव रीजनिंग और नीचे है इंडक्शन, तो ये उसके ऑपोजिट है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है द पोस्टीरियर नॉलेज डिपेंड्स ऑन जी। अब ऊपर हमने पढ़ा है प्रायर नॉलेज जो कि डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके? एक्सपीरियंस के। अब ये जो पोस्टीरियर नॉलेज है, पोस्टीरियर नॉलेज कौन सा है? के बाद वाला नॉलेज। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस कर ली है, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली है, तो ये जो नॉलेज हमें हासिल होगा उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 है टू रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड इज़ द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये आर्टिकल नंबर 37B में जो है वो ये कहा गया था कि लिटरेसी को रिमूव किया जाएगा और कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन जो सी है सेकेंडरी एजुकेशन इनके टिल मैट्रिक आप कह लो कि बहुत ही कम अरसे में जो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 37B आर्टिकल में जो है ये स्टेटमेंट कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वाज रिटन बाय। जब भी डेमोक्रेसी की बात होगी तो फ़ौरन से पहले आपके माइंड में डेवे का नाम आएगा। तो ये जो डेवे की बुक थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसमें जो है वो लिखी थी डेवे ने। उसके बाद है 7 डेवे एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द माइंड एंड नॉलेज इन हिज बुक। तो डेवे ने जो है वो एक तो एक्सटर्नल वर्ल्ड की, माइंड की और नॉलेज की जो है वो बात की थी अपनी बुक में। किस बुक में की थी? एक्सपीरियंस एंड नेचर में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडलिज्म कंसर्न्स विद। आइडलिज्म की फ़िलासफ़ी आपको पता है कि बहुत ही फेमस फ़िलासफ़ी है जो कि प्लेटो ने दी थी। ठीक है, और ये जनरल फ़िलासफ़ी में आती है। सबसे पहली फ़िलासफ़ी आइडलिज्म जो कि प्लेटो ने दी थी और इसमें हमेशा माइंड की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो ये आपने यहाँ पे जो मेंशन किए हुए उन्होंने ऑप्शन, उसमें जो है वो माइंड सबसे बेटर ऑप्शन है, तो आपने माइंड को टिक कर देना है। उसके बाद है जी प्रैग्मेटिस्ट कंसर्न्स विद। प्रैग्मेटिस्ट की जो थ्योरी है वो भी आप कह लो कि डेवे ने दी है, और उसके अलावा विलियम जेम्स के भी एक एक्सपोनेंट हैं। ठीक है, और चार्ल्स जो है वो मेन फाउंडर है इस फ़िलासफ़ी के। तो इसमें प्रैग्मेटिस्ट में हमेशा वो बात की जाती है कि इसमें कोई भी चीज़ जो है वो कहते हैं जो वाकई ही हमारे लिए बेनिफिशियल है उसी को ही ये कंसिडर किया जाता है। इनकी जो चीज़ हमारे लिए अच्छी साबित होती है वो उसी पे ही जो है वो प्रैग्मेटिस्ट वाले उसको इम्पोर्टेंट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रियलिस्ट अडॉप्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू। रियलिस्ट की फ़िलासफ़ी आपको पता है ये भी जनरल फ़िलासफ़ी है और ये अरिस्टोटल ने दी थी। और अरिस्टोटल जो था वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पे बात करता था, नेचुरल लॉज पे बात करता था, सेंसेस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, सेंस एक्सपीरियंसेस पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रियलिस्ट जो है वो उनको वैल्यू देता। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है द एक्जियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ आइडलिस्ट इज़। एक्जियोलॉजिकल अप्रोच, एक्जियोलॉजी में आपको पता है कि हम वैल्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, एथिक्स की बात करते हैं, हम एस्थेटिक की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। तो आइडलिस्ट यानी कि आइडलिस्टिक की अप्रोच के मुताबिक एक्जियोलॉजी में क्या चीज़ शामिल होगी? एब्सोल्यूट, एटर्नल एंड परमानेंट ब्यूटी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। उसके बाद है जी द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्स विद रीजनिंग। रीजनिंग के साथ जो फ़िलासफ़ी की कौन सी ब्रांच रिलेट करती है? तो है जी लॉजिक। ठीक है, मेटाफिज़िक्स जो है वो रियलिटी के साथ, यानी कि इसका दूसरा नाम अगर हम देखें तो ऑन्टोलॉजी है, जिसमें हम रियलिटी की स्टडी करते हैं, रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, रियलिटी ऑफ मैन,
और ये सारा कुछ। एपिस्टेमोलॉजी में हम नॉलेज से रिलेटेड जो है वो देखते हैं, और एथिक्स में हमारी मोरालिटी आ जाती है, ठीक है। लॉजिक्स में हम रीजनिंग देखते हैं। उसके बाद फिलॉसफी इज़ एन इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी, दिस इज सेड बाय जी। इंटेलेक्चुअल और मोरल एक्टिविटी यहाँ पे, अच्छा आई थिंक यहाँ पे प्लेटो होना चाहिए। ओके, इसको कंफर्म कर लेंगे। आप भी बताइएगा क्या इसका जॉन लॉक ठीक है या फिर प्लेटो आना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लामिक। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन या एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कुछ लोग समझते हैं कि अथेंटिक नॉलेज जस्ट एम्पिरिकल नॉलेज ही है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है, लेकिन जब बात इस्लाम की आ जाएगी ना, देन आप कह लो कि ब्लाइंडली आपने टिक करना है रेवलेशन को, ठीक है। इस्लाम ज़ाहिर है रेवलेशन सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक सोर्स है नॉलेज का, लेकिन जब रेवलेशन का अगर ऑप्शन नहीं है तो आपने एम्पिरिकल को टिक करना है, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट पूछा जाए तो भी आपने एम्पिरिकल को ही टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस्लामिक वर्ड को उन्होंने यूज़ किया वेस्ट टाइम में, तो आपने आंसर रेवलेशन ही लगाना है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनिशिएटेड लैंडमार्क वर्क ऑन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो डिसीजन मेकिंग पर लैंडमार्क जो वर्क है वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था जी गिफिथ ने, ठीक है। डी ऑप्शन इसका ठीक है। द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफर इज़। तो प्रैग्मेटिस्ट आपको पता है कि हम एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस पे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस इन फंडामेंटल वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कहते हैं। ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। विच इज़ वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन का जो बेसिक फंक्शन है, अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे डायरेक्टिंग आना चाहिए। बहरहाल इसको देख लेंगे क्या इसका फाइनल है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल रिसोर्स अवेलेबल टू स्कूल इज़ कॉल्ड टीचर। बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल सोर्स जो है स्कूल में मौजूद होता है वो है टीचर्स ही हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशन को फर्दर नॉलेज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो था वो आपको पता है कि इन्होंने साइको एनालिसिस का जो है स्कूल ऑफ थॉट दिया था साइकोलॉजी में, और ये बेसिकली बाय प्रोफेशन कौन था, ये मेडिकल डॉक्टर था, किसका, ऑफ न्यूरोलॉजी। ए ऑप्शन। सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी इज़ द बेसिक एम ऑफ। तो बिल्कुल ये इस्लाम का ही एम है कि सेल्फ प्रिपरेशन और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। सी ऑप्शन 22 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट, एंड इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अच्छा, ये जो है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने दो लोगों से एज ए सैम्पल, हमने अगर हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, हमने दो लोगों को एज ए सैम्पल लिया है, तो किसी भी वजह से हम अगर जो दूसरे लोग हैं उनसे हम डाटा नहीं ले रहे, तो हम वो जो दो लोग हमने एज ए सैम्पल लिए ना, उन्हीं को ही हम नेक्स्ट फर्दर दो लोग आप कह लो कि उनसे डाटा लेने का कहेंगे, फिर उन दो लोगों को उससे नेक्स्ट, फिर इस तरह नेक्स्ट लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये है स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग कौन सी होती है, नाम से ही आपको पता है कि ईजी, जो ईजिली हमें मिल सके, ठीक है। इसमें आप कोई भी, चाहे आपके रिलेटिव्स हो जाएँ, चाहे कोई भी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिसर्च करनी है, तो आप अगर किसी स्कूल में टीचर है तो आप अपने स्कूल के स्टूडेंट से ही, स्कूल के टीचर से ही वो क्वेश्चन फिल करवा सकते हो। तो ये कन्वीनियंस है जो ईजिली अवेलेबल है, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। पर्पसिव सैम्पलिंग कौन सी होती है? पर्पसिव सैम्पलिंग ये होती है कि जिसमें जो आप रिसर्च कर रहे हो वो उससे रिलेटेड ही, लाइक अगर आप रिसर्च कर रहे हो बायो का, कोई आपका टॉपिक है, ठीक है, तो आप साइंस स्टूडेंट्स, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से वो डाटा फिल करवाएंगे, ठीक है, जिनमें वो स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो उस डाटे को फिल कर सकें, ठीक है। इसमें आप वो नहीं करेंगे कि आप अपने किसी रिश्तेदार से करवा लेंगे, नो। पर्पसिव यही है कि जो फाइनली जज किए हुए लोग हैं, जो वाकई ही उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, आप उन्हीं से ही करवाएंगे, ठीक हो गया। कोटा सैम्पलिंग में जैसे कोटा आप कहते हैं कि होती है, स्पेशल सीट्स भी आती हैं पीपीएससी में, तो किसी भी जॉब के रिलेटेड, तो कोटा सैम्पलिंग में भी यही होता है कि 2% जो है वो फॉर एग्जांपल टीचर्स होंगे, 3% बिजनेसमैन होंगे, 4% लायर होंगे। तो इस तरह से जब हम डिवीजन कर लेते हैं तो रिसर्च के लिए, तो उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज़ नाउन एज सैम्पलिंग। अच्छा, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट विल बी कॉल्ड सैम्पल, और जब प्रोसेस या प्रोसीजर
का वर्ड आ जाएगा देन वो सैम्पलिंग होगा। ठीक हो गया। द ग्रीक वर्ड सोमा मीन्स इट इज़ कॉल्ड बॉडी, बी ऑप्शन। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जाम्पल्स ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आपको पता है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो देते हैं लाइक एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, ग्रेड पॉइंट, एवरेज, रीडिंग, परफॉर्मेंस और वेट। ठीक है। अब ये ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों ही ठीक है। जेंडर, रिलीजन और ब्यूटी ये जो है ना ये नॉमिनल में आते हैं। ठीक है, जिसमें हम कैटेगरीज कर लेते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। 26 है द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप दैट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग ए कन्वीनियंस सैम्पल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो की वर्ड है ना वो है स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जिसमें स्पेशल वो एबिलिटीज़ हैं जो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उस क्वेश्चनर को फिल कर सकते हैं। आपकी उस रिसर्च के जो सैम्पल हैं वो वाकई उसके जो है वो एलिजिबल हैं, देन दैट सैम्पल विल बी कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद ए वेरिएबल दैट इज़ प्रीज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज इन एन अदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है ना स्टेम आपने बड़े गौर से पढ़नी है। ए वेरिएबल दैट इज़ प्रीज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज, इनके जो चेंज लाता है, ठीक है, इन एन अदर वेरिएबल, तो यहाँ पे होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ना वो ठीक है। 28 है विच वन इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड तीनों ही जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप है, लेकिन जो कोटा है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। 29 है ए डैश इज़ अ सबसेट ऑफ डैश। तो ऑफकोर्स ए ऑप्शन ठीक है। सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन, ए ऑप्शन। 30 है द नोमेनक्लेचर इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोवर्ब। द हेल्दियर प्रोसीजर इज़ टू इंड्यूस ग्रोथ rather than to remove defects। अच्छा जी, healthier procedures to induce growth rather than to remove defects। तो induce growth तो यहाँ पे आ जाएगा जी constructive supervision, सी ऑप्शन। 31 है इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई लेवल स्किल्स आर स्ट्रेस्ड इन। तो जिसमें हम हायर लेवल स्किल्स को जज कर सकें वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम्स होते हैं लाइक ऐसे टाइप वगैरह। ठीक है, जिसमें हम खुद से जो है अपनी क्वेश्चन आंसर को वो खुद से अपने अल्फाज में लिख सकते हो। द कीवर्ड एग्जामिन इज़ यूज्ड फॉर एनालिसिस, ए ऑप्शन। सेकेंडरी एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ, सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम मैट्रिक भी कहते हैं, तो 9 और 10th के जो ग्रेड्स के स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन, और हायर सेकेंडरी में जो है वो यहाँ पे आ जाएगा जी 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे 5 या 6 लिखा हुआ है, 6 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। 5 की जगह यहाँ पे 10 का फिगर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो ग्रेड्स हैं उसको हम हायर सेकेंडरी में काउंट करते हैं। ठीक हो गया। 35 है द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी अचीव एजुकेशन एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपको पता है कि पियाजे की 4th स्टेज है। पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो आप कह लो कि 11 से ऑनवर्ड है, तो इसमें सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, द बीने सिमंस स्केल वाज एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 30 आइटम्स फ्राम। अच्छा, बीने ने जो आपको पता है कि अल्फ्रेड बीने ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट पे सबसे पहले काम किया था और इंग्लैंड में किया था 1905 में, ये आपको पता होगा। और इन्होंने जो है वो 30 आइटम्स बनाए थे। उनकी ग्रेडिंग कैसी थी, ईजी टू डिफ़िकल्ट। ठीक है जी, इनके जो उन्होंने टेस्ट बनाया था वो किस तरह था कि क्वेश्चन जो थे वो इजी टू डिफ़िकल्ट जो है वो उन्होंने अरेंज किए थे। सोलो टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय सोलो टेक्सोनॉमी। यस, इसका अक्सर पूछा भी जाता है कि ये किसका सिनोनिम है, सोलो या फिर एक्रोनिम है। ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स का, और ये 1982 में है। बिग्स कॉलिस ने जो है वो ये टेक्सोनॉमी दी थी, जिसके 5 फेजेस और 2 लेवल्स थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अगर आप कहते हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ। इसके 5 फेजेस कौन सी थी, यूनिस्ट्रक्चर, सॉरी प्री स्ट्रक्चर, यूनिस्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल और एक्सटेंड ऑब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद ये SLO स्टैंड फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ए ऑप्शन। व्हाट डू यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स हम ऑब्जेक्टिव्स ही अचीव करना चाहते हैं, सी ऑप्शन आ जाएगा। 40 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रॉडेस्ट इन नेचर। तो ब्रॉडेस्ट इन नेचर जो होते हैं वो एम होते हैं, और उससे थोड़े से नैरो गोल होते हैं, और सबसे नैरो जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि एम, गोल और ऑब्जेक्टिव किस लेवल पे होते हैं। एम जो होते हैं वो ब्रॉडेस्ट होते हैं, तो ये नेशनल लेवल पे होते हैं। गोल जो होते हैं, अगर हम उसको अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें, गोल जो होते हैं वो स्कूल लेवल पे होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे क्लासरूम लेवल पे होते हैं। ठीक हो गया। डिडक्टिव रीजनिंग इज़ रीजनिंग फ्रॉम
परमिसिस टू कंक्लूजन, इनके जनरल टू स्पेसिफिक, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 42 है थ्रू विच स्पेसिफिक प्रोसेस द जनरलाइजेशन और साइंटिफिक लॉज आर इन्फर्ड बाय द साइंटिस्ट, ये है जी इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक हो गया। which reflects the purpose of a particular unit or level of the school program such as elementary, middle level or high school। जी, पर्पस ऑफ ए पर्टिकुलर यूनिट, जब हम किसी भी पर्टिकुलर यूनिट या स्कूल के लेवल को हमने बयान करना है किसी भी क्लास के, तो दैट विल बी कॉल्ड जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपने देखा हो कि जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो पूरे चैप्टर के होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली वो उस टॉपिक के होते हैं जो हमने पढ़ाना होता है। ठीक है, तो यूनिट के जो है ना वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। OMR स्टैंड्स फॉर, OMR जो है वो एक स्कोरिंग गाइड, स्कोर जो है वो स्कोरिंग के लिए यूज़ होती है, और ये है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। SLO टैक्सोनॉमी इज़ यूज टू प्रिपेयर द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए सोलर टैक्सोनॉमी यूज़ होती है, इसमें हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। Inspection, laissez-faire, coercive training and guidance, and democratics are 5 types of supervision who presented these types। तो ये टाइप्स जो हमें किसने दी थी, ये दी थी जी बोर्टन एंड ब्रुकनर ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। असेसमेंट टूल्स द टीचर्स यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस आर कॉल्ड, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल है, ए ऑप्शन। असेसमेंट टूल द टीचर्स यूज टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स क्युमुलेटिव लर्निंग। क्युमुलेटिव लर्निंग इनके टोटल उसकी अचीवमेंट, टोटल उसकी लर्निंग जो है वो समेटिव असेसमेंट में हम देखते हैं, जो कि एट द एंड होती है। ठीक है, OMR जो हमने ऊपर पढ़ा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, स्कोरिंग द टेस्ट, ए ऑप्शन। 50 है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैज़ डेफिनेट यूनिक फीचर्स इंक्लूडिंग। स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि एक्सपर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिक्स्ड सेट ऑफ आइटम्स होते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्म बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनके सब कुछ जो है वो इनफ्लेक्सिबल होती है हर चीज़। ठीक है, जो एक्सपर्ट बनाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज़ एश्योर्ड इन, ये भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग आर सो प्रिसाइजली स्टेटेड इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसमें कोई भी मिस्टेक का कह लो मार्जिन नहीं होता, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ठीक से बनाया जाता है। फिर 3 है विच वन कैन बी कॉल्ड द सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी जब किसे कहा जाता है, सुपरविजन को। स्टैंडर्डाइज टेस्ट और डैश इन नेचर, इनफ्लेक्सिबल, यानी कि वो हम उनमें चेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर, तो नीस जो है ये बनाया गया था सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। नीस का आपने याद रखना है, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम। सर सैयद अहमद खान एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सैयद अहमद खान जो है वो जी, उसके बाद है विच ग्राफ शोज द कॉज एंड इफेक्ट प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, तो कौन सा ग्राफ जो है वो कॉज एंड इफेक्ट को दिखाता है, तो है जी फ्लो चार्ट। ये थोड़ा सा ना फेड है तो, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि क्या चीज़ लिखी हुई है। विच ग्राफ प्रेजेंट द स्टेप्स इन ए प्रोसेस, अच्छा जी फ्लो चार्ट, स्टेप्स इन ए प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे जो है आई थिंक सो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, एनीवे इसको कंफर्म कर लेंगे। 59 है वडिया मंदर स्कीम इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, ए ऑप्शन। विच इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, इसको हम कहते हैं जी मेमोरी, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट ए पर्सनस ओपिनियंस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट, बी ऑप्शन। विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस्ड ऑफ ए पर्सन, तो स्टोर हाउस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कहा जाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर रहती है। स्टोरिंग हाउस भी हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को ही कहते हैं। थ्योरी एक्स एज्यूम द एम्प्लॉयज़ आर लेजी, हेट वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी एक्स जो है वो मैकडुगलर ने दी थी 1960 में, तो उसके मुताबिक जो वर्कर हैं वो बहुत लेज़ी होते हैं, वो काम को पसंद नहीं करते, तो वो सारा जो है वो थ्योरी एक्स में था। व्हाट इज़ द असम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स ऑफ मैकडुगरी अबाउट एम्प्लॉयज़, तो मैकडुगर जो है वो एम्प्लॉयज़ के मुताबिक जो है उनकी असम्पशन कैसी थी, नेगेटिव थी। द इनर ड्राइव दैट डायरेक्ट्स ए पर्सनस बिहेवियर टुवर्ड्स अ गोल अटेनमेंट इज़ नाउन एज मोटिवेशन, इनके किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारे अंदर जो भी इनर ड्राइव्स होती हैं
उसको मोटिवेशन कहते हैं। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ द थ्योरी ऑफ फियर एंड पनिशमेंट, सी ऑप्शन। 67 है एलिमिनेटिंग एनी रीइंफोर्समेंट दैट इज़ मेंटेनिंग एन अनवांटेड बिहेवियर इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। Eliminating any reinforcement that is maintaining an unwanted behavior is called extension, A option। अच्छा जी, as the school head you guide your school teachers in appropriate directions and you are displaying the behavior under the। तो एज अ हेड जब आप अपने जो टीचर्स हैं, अपना जो स्टाफ है, उसको जब हम गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, तो ये थ्योरी वाई में आएगा, क्योंकि थ्योरी एक्स में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। थ्योरी वाई में जो है वो उनको अच्छा समझा जाता है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद जी कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, कम्युनिकेशन जो है वो आइडिया ओरिजिनेशन से स्टार्ट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज अ वे प्लान टू ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एजुकेशन। तो ये किसकी डेफिनेशन है? जी हेनरी फॉयल की डेफिनेशन है, ए ऑप्शन इसका ठीक है। देयर आर टू थेरीज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की टू थेरीज कौन सी है? ट्रेट एंड बिहेवियरल थेरी, सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मिंट्सबर्ग वन ऑफ द मैनेजमेंट्स इंटरपर्सनल रोल इज़, तो मिंट्सबर्ग के मुताबिक मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल जो है वो एक क्या है? लीडर, बी ऑप्शन। इन विच थेरी लीडरशिप इज़ मल्टी डायमेंशनल, तो वो कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप है जिसमें जो मल्टी डायमेंशनल होता है लीडर? तो वो सिचुएशनल थेरी है। सिचुएशनल थेरी में क्या होता है कि जो लीडर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को उसी तरह का बना लेता है, ठीक है। लेकिन जैसी सिचुएशन होगी उसी तरह की ट्रेड के मुताबिक लीडर जो अपने आप को ढाल लेगा, तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप, ए ऑप्शन। विच टेक्निक ऑफ सुपरविजन हेल्प्स द टीचर्स टू करेक्ट हिज फॉल्ट हिमसेल्फ एंड इनकरेज हिज प्रोफेशनल एम्बिशियस, तो ये मेरे ख्याल में यहाँ पे ना करेक्टिव जो है वो सुपरविजन आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिसमें वो स्टूडेंट्स की जो फॉल्ट है उसको करेक्ट करने में हेल्प करेगा और जो है वो उन्हें इनकरेज भी करेगा, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंटिव, करेक्ट हिज फॉल्ट, ठीक है। ए क्लासरूम कैन बी ए वार्म एंड चेयरी प्लेस स्टूडेंट्स एंजॉय इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है, डी ऑप्शन है। ओपेक प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्टिल इमेजेस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। ओपेक प्रोजेक्शन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्टिल इमेजेस, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडलाइन फॉर इफेक्टिवली यूजिंग विजुअल एड्स, तो विजुअल एड जो है वो कब यूज़ करनी चाहिए? यूज़ एड्स दैट रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम एवियर्स तब यूज़ करते हैं जब वर्बली हमें कोई चीज़ जब समझ नहीं आ रही होती सामने वाले को, तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चाक बोर्ड्स, प्रोक्लेन बोर्ड्स, फेल्ट बोर्ड्स एंड मैग्नेटिक बोर्ड्स, ये तमाम जो एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड्स की हैं। विच टाइप ऑफ ग्राफ इज सूटेबल फॉर शोइंग ए जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, दैट इज़ कॉल्ड पाई चार्ट। अच्छा, पाई चार्ट में क्या होता है? एक तो आपने इसमें बात याद रखनी है कि ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होगा, ठीक है, और इसमें डिवीजन की बात की जाएगी, ठीक हो गया, ऐसे, ठीक है। या फिर यहाँ पे कीवर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यह देख ले, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, या फिर इस पर और भी कोई कीवर्ड ऐसा स्टेप्स यूज़ हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है, या फिर पार्ट्स की बात भी हो सकती है, ठीक है। फिर सारा जो है वो पाई चार्ट में आता है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। अच्छा, 81 से जो है ना वो स्टार्ट हो गया है जनरल नॉलेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो ऑस्ट्रिच, कैसोवरी, ये तमाम जो है वो उड़ नहीं सकते, तो इसका डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज़ इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सब कॉन्टिनेंट, तो बरसगीर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो किसने मुतारिफ़ करवाया था? वो करवाया था जी शेर शाह सूरी ने। अच्छा, इनकी एक और बहुत ही आप कह लो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ सकता है कि जीटी रोड जो है किसने बनाई थी? वो भी शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। और जीटी रोड जो है वो किसका एब्रीवेशन है? वो ग्रैंड ट्रंक का है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जी एजर प्रेस इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रोमानिया, बी ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ बोट ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसका नाम क्या था? अर्क, ARK। 85 है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू स्टील, ठीक है, स्टील में से जो है जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से गुजर सकती है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं, ठीक है। और या फिर ये क्वेश्चन में आ सकता है कि साउंड जो है वो किस में से गुजर नहीं सकती? तो वैक्यूम में से, ठीक है, वैक्यूम में जो है वो नहीं गुजर सकती साउंड।
वाटर, स्टील के बाद जो वाटर में और सबसे स्लो आप कह लो कि या आहिस्ता गुजर सकती है वो एयर है, ठीक है। फास्टेस्ट स्टील, उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर, और जिसमें से गुजर ही नहीं सकती वो है वैक्यूम। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ का जो मेन कंपोनेंट वो है कैल्शियम फॉस्फेट, बी ऑप्शन। स्क्रैबल इज़ ए बोर्ड गेम, ए ऑप्शन। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो कब पास किया था, 14 जुलाई 1947 को। मस्त तवक्ली जो है वो किसके प्रोमिनेंट पॉइंट है, बलूची के हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रेग इज़ द कैपिटल ऑफ चीज रिपब्लिक, डी ऑप्शन। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियर एंड मीनिंग टू द वर्ड पैलिएट, तो सिनोनिम जो है वो किसका है जी, एलिविएट का, सी ऑप्शन। मेलेडी मीन्स डिजीज़। नंबर 3, चूज़ द वर्ड विच इज़ द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेंशनल, तो ऑपोजिट वो है जी एक्सीडेंटल। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक चीज़ बड़ी याद रखनी है पेपर में कि आपने स्टेम को बड़े गौर से पढ़ना है। सिनोनिम और एंटोनिम का बड़ा ही ध्यान रखना है। सिनोनिम क्या होता है कि मीनिंग एक ही होता है, वर्ड्स दिखने में मुख्तलिफ होंगे, और एंटोनिम मुतज़ाद, यानी कि आपने ऑपोजिट बताना है। जैसे गुड बैड ये एंटोनिम है या फिर ऑपोजिट आप इसके लिए कह लें। ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्किंग 1 आवर पर डे कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज इन हाउ मेनी। अच्छा, ये आपने सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जो 10 डेज ही है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। उसके बाद ये भी मैथ का है, ये भी आपने कर लेना 95, ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। द एंजल्स वर इन चार्ज ऑफ द ग्रेव्स एंड इनिशियल अकाउंटेबिलिटी, तो ये सबको ही पता होगा कि कब्र में जो है वो कौन से फरिश्ते जो हैं वो इंचार्ज होंगे, वो मुनकर और नकीर हैं, ए ऑप्शन। मस्जिद के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो जी ये होते हैं जी 6 मिसरे। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है, तो उर्दू की पहली नसरी किताब है जी सबरस। अहमद नदीम कासमी की पहचान है जी अफसाना, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो ये है जी अल्ताफ़ हुसैन हाली की, ठीक है। तो ये है जी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पास पेपर 2 था, ये मैंने आपसे शेयर किया है। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक भी है, कुछ मैंने करेक्शन करवाई है, एक दो का थोड़ा सा डाउट है, तो अगर आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आई विल पिन दैट आंसर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपके सबसे पहले मिल सकें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। गुड बाय।